आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत भाग 1 के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो तृतीय पाठ है उसका नाम है नादान दोस्त। ये नादान दोस्त एक कहानी है, एक बाल कहानी है जिसे प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक रहे हैं। इन्होंने कई कहानियां, उपन्यास, लेख आदि लिखे। इनका जो दौर था, ये जब लिख रहे थे उस वक्त स्वाधीनता आंदोलन चल रही थी हमारे देश में। स्वाधीनता आंदोलन यानी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था। तो उस समय पे इन्होंने अपनी लेखनी से उसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इनकी लेखनी से बहुत से लोग प्रेरित होकर के उस आंदोलन में भाग लेते थे और इनके लेख में इन्होंने उस समय के समाज के ऊपर बहुत सारे कटाक्ष किए। जो अंग्रेजों के कार्य करने की शैलियां थी उनके ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे सवाल खड़ा किए। तो इस प्रकार प्रेमचंद जी का जो नाम है वो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा है, खास करके गद्य लेखन में यानी कहानी लेखन में। तो आइए आज इनकी एक बाल कहानी पढ़ते हैं। बाल कहानी का अर्थ होता है, ये जो टर्म है हमारा बाल कहानी। बाल कहानी का अर्थ होता है ऐसी कहानी जो बच्चों के लिए लिखी गई हो। तो इस तरीके की कहानियां भी प्रेमचंद जी ने बहुत लिखी। तो इस कहानी का शुरुआत कुछ इस तरीके से होता है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव एक लड़का है जिसके घर के छत पर, यानी घर का जो कार्निस था, कार्निस बोलते हैं जो छज्जा होता है, छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। यानी कि अंडा दे दिया था और चिड़िया चूंकि अंडा सेने के लिए रोज आती थी जाती थी, तो ये दोनों बड़े ध्यान से, भाई बहन दोनों ही, उसे देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। यानी कि चिड़ा और चिड़िया जो दोनों कपल थे चिड़िया के, वो दोनों जब अंडे के पास आके बैठा करते थे तो ये लोग बिल्कुल सुबह उठते ही आंख मलते बिस्तर से निकले और सबसे पहले वहीं पहुंच जाया करते थे ये लोग उसे देखने। ऐसा लगता था कि इन्हें और किसी चीज में मजा आ ही नहीं रहा है। और उसे देखने के लिए इन लोगों को अपने दूध और जलेबी तक की सूध नहीं रहा करती थी। यानी कि क्या खाना है, क्या पीना है, दूध और जलेबी जो इन्हें शायद बहुत पसंद था, उसका भी सुध इन्होंने खो दिया था। उसके भी चाहत इनकी खत्म हो गई थी। अब दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सभी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो बच्चों के मन में उत्सुकता रहती है, सवाल जगते रहते हैं। इनके मन में भी जग रहा था। कौन कौन से सवाल जग रहे थे कि अंडा जो कितना बड़ा होगा, किस रंग का होगा, कितने होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, खाते क्या होंगे आखिर में अंडे, फिर बच्चे जो हैं वो अंडे से बाहर कैसे निकलते हैं, बच्चों के पर कैसे निकलते हैं, यानी उन्हें पंख कैसे आ जाते हैं, घोंसला दिखने में कैसा है। चूंकि वो कार्निस के ऊपर था तो ये लोग केवल चिड़िया को देख पाते थे, घोंसला तो देख नहीं पाते थे। उसके बाद लेकिन ये जितने भी सवाल थे इनके पास, उनका जवाब देने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। केवल सवाल सवाल ही थे। न अम्मा को घर के कामों से फुर्सत थी और न ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी कि मम्मी का काम धंधे से फुर्सत नहीं है, पिताजी का पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं है, तो दोनों बच्चे करते क्या थे कि वो आपस में ही बातचीत करके, डिस्कशन करके खुद को तसल्ली दे लिया करते थे कि हाँ भाई हमें समझ आ गया, ठीक ठीक ठीक। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो इन दोनों की बातचीत कुछ इस प्रकार से होती थी। जब श्यामा कह रही है कि भैया क्या निकलते ही उड़ने लगते हैं पंछी, तो केशव जो जैसे बड़ा विद्वान है, उसे सब कुछ का ज्ञान है, उसे ऐसा लगता है और वो बड़ा गंभीर होकर जवाब देता है कि नहीं नहीं, पहले तो पर निकलेगा ना, पर निकलने के बाद उड़ेंगे वो। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। अब अगला सवाल आ गया श्यामा का कि आखिर वो बच्चों को खिलाएगी कैसे, जो चिड़िया है। अब इसका जवाब नहीं था केशव के पास। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गया था। इनका जो जिज्ञासा था, जो उत्सुकता थी,
जो जानने का जिज्ञासा हम कहते हैं, जब हमें किसी चीज को जानने की ललक होती है कि अच्छा ये क्या कैसे हो रहा होगा, तो उस जिज्ञासा जो है उनकी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, रोज रोज बढ़ती जा रही थी। और अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठते थे। अधीर हो उठने का अर्थ है कि मतलब बिल्कुल तड़प जाते थे कि अब मुझे अंडों को देख ही लेना है। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। फिर 3-4 दिनों के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि इतना दिन हो गया है, अब तो बच्चा पक्का अंडा से बाहर आ गया होगा। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो अब समस्या यह आ गई कि अगर बच्चे आ गए हैं तो बच्चों के लिए खाना चाहिए, और खाना चिड़िया लेकर नहीं आ पा रही होगी। आखिर में खाना इनको दिया कैसे जाए, अब इस पे सोच विचार चल रहा। अब चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है दोनों बच्चों के कि जो चिड़िया है वो तो गरीब है, वो इतने सारे बच्चों के लिए कहां से ले आएगी भरपेट खाना, और अगर खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे बेचारे भूख के मारे मर जाएंगे चू चू करते हुए। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। तो अब इतना बड़ा मुसीबत है तो इसका दोनों घबरा उठे इस मुसीबत को जान करके, चर्चा करके। अब सवाल ये उठा कि भाई इस मुसीबत से उबरा कैसे जाए, इस मुसीबत से पार कैसे पाया जाए। तो दोनों ने फैसला किया कि हम लोग कार्निस के ऊपर जाके थोड़ा सा दाना रखाते हैं। तो श्यामा खुश हो गई, खुश होकर बोलती है कि तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़ के नहीं जाना पड़ेगा, सारा यहीं कुछ मिल जाएगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब खाने की व्यवस्था तो हो गई इनके दिमाग में, तो नया सवाल उत्पन्न हुआ कि अगर खाना मिल भी गया तो बच्चों को धूप लगेगी। केशव का ध्यान तो इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। अब जो है केशव का ध्यान फिर से इधर गया कि अच्छा इसके बारे में तो हमने पहले सोचा नहीं था। तकलीफ तो होती होगी क्योंकि धूप बहुत तेज है, और छत पे जो कोई छज्जा भी नहीं है कार्निस के ऊपर, और छज्जा नहीं होने के मारे इनको बहुत गर्मी लगती होगी, और गर्मी लगने के बाद क्या होगी, तड़पते होंगे बच्चे गर्मी से। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। प्रस्ताव मतलब जो चर्चा और जो अभी तक ये लोग सुझाव पेश कर रहे थे एक दूसरे को, ये किया जाए, तो प्रस्ताव भी इनका स्वीकृत हो गया, यानी दोनों ने आपस में ही मान लिया कि हाँ ये करेंगे। तो क्या क्या करेंगे, इनका प्लान क्या था, सबसे पहले कपड़े की छत बना देंगे घोंसला के ऊपर, घोंसले के ऊपर, ठीक है। उसके बाद पानी का प्याला रख देंगे, थोड़ा सा चावल भी रख देंगे, तो खाने पीने धूप तीनों से निपट जाएंगे, तीनों ही समस्या से निपट जाएंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। यानी अब दोनों बच्चे इसके लिए काम पे लग गए। अब काम कैसे करें, मम्मी को बता नहीं सकते, काम तो बड़े चाव से कर रहे थे। श्यामा ने क्या किया कि मटके से थोड़ा सा चावल चुरा के ले आई, मम्मी को बिना बताए। और केशव ने क्या किया कि पत्थर की जो प्याली थी जिसमें तेल रखा जाता था, उसमें से तेल उसने उड़ेल दिया, और तेल उड़ेलने के बाद क्या किया, उसमें धो धा करके पानी रख लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी। अब 3 समस्या आया। सबसे पहले तो कपड़ा कहां से लाया जाए, पानी रखने का व्यवस्था और दाने का व्यवस्था तो हो गया, कपड़ा कहां से आए। फिर अगर कपड़ा आ भी गया तो छड़ी कहां से आए, क्योंकि बगैर छड़ी के तो खड़ा होगा नहीं, और अगर छड़ी भी आ गया तो छड़ियां खड़ी कैसे होंगी। 3 समस्याएं और आई। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना। अब इसका क्या किया जाए, तो लकड़ी खड़ा करने का कोई सुझाव मिल नहीं रहा था। तो केशव को एक आइडिया आया। उधेड़ बुन में रहा, फिर थोड़ी देर बाद उसको आइडिया आया कि एक काम करते हैं, जो हम कूड़ा फेंकने वाली जो हमारी वो है टोकरी है, उसे हम उससे ढक देंगे। तो श्यामा को कहता है कि जाके टोकरी ले आओ, लेकिन अम्मा जी को मत दिखाना, मम्मी को मत बताना ये। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना आ जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब फिर से आइडिया, ठीक है। तो श्यामा कहती है कि लेकिन टोकरी तो जो है वो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप आ जाएगी, बच्चों को फिर से धूप लगेगी। तो केशव कहता है,
झुंझला करके कि अरे तू टोकरी तो ले आ, सुराख कैसे बंद करना है वो मैं देख लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे जाएगी धूप। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो श्यामा जब ले आई टोकरी, केशव क्या करता है कि उसके सुराख में कागज ठूस देता है जहां से फटा हुआ था, और कागज ठूसने के बाद टोकरी को एक टहनी से टिका के बोलता है कि इस तरीके से टेढ़ा करके रख देंगे तो उसमें धूप भी नहीं आएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो श्यामा को लगता है कि अरे वाह, भैया जो है कितने चालाक हैं, सारे काम कर लेते हैं। अब हम लोग दूसरे सीन में आते हैं। यहाँ पर एक सीन जो है वो खत्म होता है। इस तरीके से ये कहानी का रूप लिखा जाता है, जिसमें पहला भाग हमारा कहानी का खत्म हुआ। अब हम दूसरे भाग में आते हैं। गर्मी के दिन थे। अभी हमने ऊपर देखा ही था कितनी तेज धूप थी, धूप से परेशान हो रहे थे बच्चे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। यानी कि बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, दोपहर का समय था, तो अम्मा ने दोनों बच्चों को कमरे में सुला दिया और खुद भी सो गई थोड़ा आराम करने के लिए। लेकिन बच्चे कहाँ, नींद आए बच्चों को। तो अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो उन्हें नींद तो आ नहीं रही थी, वो आंख बंद करके नाटक कर रहे थे। और जैसे ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। यानी कि वो उठते हैं वहां से, जैसे ही मम्मी सोती हैं, बाहर निकलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और बाहर ही चले जाते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन अब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पे चढ़ा। अब जो है इनकी तैयारियां शुरू हो गई, किया क्या जाए। तो सबसे पहले वो स्टूल लेके आया, स्टूल लगा के जब छज्जे तक नहीं पहुंच पाया तो फिर अंदर गया। अब की बार नहाने वाला वो चौकी ले आया। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्टूल है, और नीचे उसके क्या लगा रखा है उसने, ये नहाने का जो चौकी है। और इस चौकी पे चढ़ के वो ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो केशव है। और अब वो डरते डरते स्टूल पे चढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। तो श्यामा को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टूल पकड़ के खड़ी है यहाँ पे। और स्टूल जो है उसके चारों पाए जो थे वो बराबर नहीं थे, बराबर नहीं होने के कारण वो हिल रहे थे। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। तो जैसे ही ये हिले तो ऑब्वियस सी बात है डर लगेगा, तो उसे डर लगता था। और डर लगने के बाद वो जो तकलीफ उठाता था वो तो वही जानता है भाई कितनी तकलीफ उठा रहा था वो ये करने के लिए। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो जैसे ही हिलता वो डर के मारे छज्जे को पकड़ता पहले, और छज्जे को पकड़ने के बाद श्यामा को धीरे से डांटता है। जोर से डांटता तो मम्मी जाग जाती, तो धीरे से डांटता कि अच्छी तरह से पकड़, वरना उतर के बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो श्यामा के साथ हो क्या रहा था कि जैसे ही वो कुर्सी पकड़े हुए थी, माफ कीजिएगा स्टूल पकड़े हुए थी, पर इसका जो ध्यान है वो तो कार्निस के ऊपर था कि ऊपर कैसे अंडे होंगे। सवालों के जवाब तो इसे मिल नहीं रहे थे, वो तो इसका भाई देख रहा था। तो ये सवालों में भटकी हुई थी और इसलिए इसका हाथ जो है वो ढीला पड़ जा रहा था। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। तो जैसे ही ये कार्निस में हाथ रखता है दोनों चिड़ियां डर के उड़ जाती हैं, जो नर और मादा, मेल और फीमेल जो दोनों चिड़िया और चिड़ियां थी वो दोनों उड़ गए। उसके बाद केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं। घोंसला जो था वो तिनकों से बना हुआ था और उस पर 3 अंडे हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया। अब घोंसला भी इसको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जो पेड़ पे घोंसला दिखता था वो कुछ इस तरीके का होता था, ये तिनकों से इस तरीके से बना होता था और नीचे से पूरा ये बंद होता था। लेकिन यहाँ पर जो ये घोंसला था ये बस ऐसे ही तिनके बिछे हुए थे, और तिनकों पे बिछने के बाद उस पे 3 अंडे दे रखे थे उसने। तो नीचे से श्यामा पूछती है, कितने बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो श्यामा जब कहती है कि कितने हैं तो बोलता है कि अंडे तो 3 हैं पर अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा कहती है कि ठीक है, तो जरा हमको भी दिखा दो भैया कि कितने बड़े हैं।
केशव कहता है दिखा देंगे, पहले चिथड़ा ले आओ, कुछ चिथड़ा ले आओ ताकि नीचे बिछा दें, ये तिनकों पे अंडे खराब हो जाएंगे। या फिर उसे ऐसा लग रहा था कि जो अंडे के अंदर बच्चे हैं उनको कष्ट होगा तिनकों पे सोते हुए, इसलिए चिथड़ा लगाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आरामदायक होगा। फिर श्यामा जो है वो दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो श्यामा जाकर के अपनी धोती का फाड़ करके एक टुकड़ा ले आती है, उस टुकड़े को मोड़ करके गद्दे की तरह इस्तेमाल करता है, तिनके पर रख देता है और तिनकों पर फिर तीनों अंडों को ध्यान से रख देता है। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर देता हूं। तो श्यामा को ललक है कि मुझे भी देखना है, भाई तुमने देख लिया हमें भी दिखाओ। पर अभी वो कहता है कि अच्छा अच्छा दिखा देंगे, पहले टोकरी तो दो, छाया तो कर दें, धूप लग रहा है इनको। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। तो फिर से टाल दिया केशव ने, जब इसने कहा कि तुम उतर जाओ मैं देखूंगी। कहता है कि पहले जाके दाना और पानी का वो ले आओ, प्याला ले आओ, रख देते हैं फिर दिखाएंगे तुम्हें। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो अब सब काम हो गया, केशव उतर भी गया। तो श्यामा कहती है कि भाई हमको भी चढ़ा दो, हमको भी दिखा दो। वो कहता है कि नहीं नहीं तुम तो गिर जाओगी। नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो केशव कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं चढ़ा सकता, चढ़ाऊंगा गिर जाएगी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर देंगे मार मार के, तो कहेंगी कि तुम ही चढ़ाए थे, क्या कर लोगी अंडा देख के। अब छोड़ दो, जब अंडे से बच्चे निकल जाएंगे ना तो बच्चों को हम लोग आराम से पालेंगे दोनों मिलकर। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। तो दोनों चिड़िया इनके उतरने के बाद कार्निस पे आ जरूर रही थी पर बैठ नहीं रही थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, आती थी देख के चली जाती थी। तो केशव को लगा कि हम लोग दोनों यहाँ पे खड़े हैं, मतलब वो और उसकी बहन वहां खड़े हैं, इस डर से जो है वो नहीं यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, स्टूल उठा के पहले कमरे में रख देता है और चौकी जहां की थी वहीं पे रख देती है। फिर श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे दिखाया नहीं, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो श्यामा जो है वो रोने लगी, आंखों में आंसू भरा है उसके, कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया है, अब तो मैं जाके अम्मा जी से कंप्लेन कर दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव उसे डांट के कहता है कि अगर अम्मा जी से बता दिया तो बहुत मारेंगे। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते। तो अब दोनों में बहस चल रहा है कि दिखा दूंगा तो दिखा, अगर मम्मी को बता देगी तो बहुत मार दूंगा, तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। दिखाने जाता गिर पड़ती, सर फट के चार हो जाते तो मैं क्या करता। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। अब श्यामा धमकी दे रही है कि फट के चार हो जाते सर तो हो जाते, लेकिन देख लेना अब मैं कहूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला। तब तक अम्मा जी आ ही गई और धूप बहुत तेज थी और वो सो के उठ के आई थी, तो उनकी आंखों पे चौंधियाने लगी रोशनी। तो उन्होंने आंखों को धूप से बचाते हुए कहा कि तुम डांट के कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा था ना दोपहर को मत निकलना, किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां से यह बात नहीं कही, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। यानी श्यामा अभी तक धमकी दे जरूर रही थी कि मम्मी से कह दूंगी, मम्मी से कह दूंगी, पर जब मम्मी ने पूछा तो उसने बताया नहीं क्योंकि उसे डर था कि मार खा लेगा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, लेकिन केशव को डर लग रहा था कि अभी अभी ये धमकी दे रही थी, कहीं इसने अगर कह दिया तो बहुत समस्या। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था, तो उसको इसी बात का डर था कि अंडे नहीं दिखाए हैं, कहीं श्यामा ने कह दिया तो फिर तो दिक्कत। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था, शायद दोनों ही बातें थी। लेकिन श्यामा ने बताया नहीं मम्मी को, और क्यों नहीं बताया इसके भाई बताया कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि श्यामा ने इसलिए नहीं कहा हो क्योंकि वो भाई को पिटते नहीं देखना चाहती थी, या हो सकता है इसलिए नहीं कहा हो क्योंकि उसका भी कसूर था इसमें, वो भी हिस्सेदार थी। खैर लगता है कि दोनों ही बातें थी जिसके कारण उसने ये चीज नहीं कही। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगे। अभी सिर्फ 2 बजे थे।
बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे और बाहर जो है गर्मी का मौसम था, तो तेज लू भी चल रही थी। दोनों बच्चों को नींद आ गई क्योंकि मम्मी पंखा चल रही थी उनको कमरे में बंद करके। अब आते हैं हम लोग तीसरे हिस्से के ऊपर कहानी के। तो तीसरा हिस्सा है कुछ इस तरीके से। 4 बजे का एक श्यामा की नींद खुली। 2 बजे वो लोग सोए थे और अब 4 बजने को आए। तो 4 बजे जो है श्यामा की नींद खुलती है, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। तो श्यामा 4 बजे उठती है, भाग करके, दरवाजा खुला हुआ था, भाग करके वो कार्निस के पास जाती है, ऊपर की तरफ ताकने लगती है। ऊपर देखती है तो पता चलता है कि टोकरी तो है ही नहीं। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। यानी कि उसको शौक लगा क्योंकि टोकरी नहीं था ऊपर, और जैसे ही उसका नजर नीचे गया वो देखती है कि वहां पे जो है अंडे पड़े हुए हैं। वो दौड़ के जाती है कमरे में और भैया से बोलती है अपने कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। उसे ये नहीं लगता अंडे फूटे हैं, उसे लगता है बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं दोबारा देखने के लिए, तो केशव घबरा जाता है, सॉरी, केशव घबराता हुआ उठता है, दौड़ते हुए बाहर आता है तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं एक साथ, और तीनों अंडे में से कुछ चूने जैसा चीज बाहर निकल आ रहा है, और पानी की प्याली भी जो है वो एक तरफ टूटी पड़ी है। अब इनका हालत खराब। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगे। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अब श्यामा जो बच्ची है उसको नहीं मालूम कि अंडे फूट गए। वो कहती है कि बच्चे कहाँ उड़ गए, उसे बच्चों से लगाव है। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। केशव जो है उदास हो चुका था। उसने उदास होकर कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। अब जो केशव है यहाँ पे थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है कि तेरे सर में चले गए बच्चे, और कहाँ गए? देखती नहीं है अंडों में से ये जो पानी निकल रहा है उजला उजला, यही तो बच्चे बनते हैं थोड़े दिन में। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? सोटी एक प्रकार की छड़ी, छड़ी लेके वो डांटते हुए कहती है कि तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो श्यामा ने इस बार मम्मी को बता दिया कि मम्मी यहाँ पे जो है अंडे टूटे पड़े हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। हमारे YouTube चैनल पर, एजुकेशन कैंपस के YouTube चैनल पर एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हर सब्जेक्ट का जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों के जितने भी प्रश्न हैं, एनसीईआरटी के जितने विषय हैं, एनसीईआरटी की जितनी किताबें हैं, उन किताबों में जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करके, एक्सप्लेन करके, बिल्कुल अच्छे से विस्तार से बता करके हमारे चैनल पे 100% क्वेश्चन सॉल्व, यानी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे बहुत आसान भाषा में और बहुत अच्छे तरीके से। और ऐसा वीडियो करते हुए सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर YouTube चैनल पे हमारे जा रहे हैं। ये क्लास 5वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के सभी विषय और सभी किताबों के लिए की जा रही है। तो आप इसे हमारे YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वहां पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के प्लेलिस्ट में जाकर के देखना होगा। So we are providing NCERT solutions for all subjects. 100% questions are solved with a complete explanation in easy way by our tutors. These solutions are ranging from class 5th to class 12th. And to avail this facility, you will have to follow. You will have to subscribe our YouTube channel and go into the playlist named NCERT Solutions. Thank you so much. तो आगे बढ़ते हैं। जब अंडे टूटे पड़े हैं, अम्मा जी ने डांट के पूछा तो श्यामा ने क्या कहा? अम्मा जी अंडे तो टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब अम्मा जो है वो गुस्से में आकर के बोलती है कि तुमने जरूर अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। यानी कि पिछली बार जो श्यामा ने बात छुपाई थी ताकि भैया पिटे ना, अब उसको बिल्कुल तरस नहीं आया, क्योंकि उसको लग रहा था कि अंडों को गलत तरीके से भैया नहीं रखा है, जिससे वो अपने आप नीचे गिर गए हैं। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? तो अब उसको मतलब बिल्कुल भी तरस नहीं था श्यामा को। वो कहती है कि इनको उसे लगता है कि अब केशव भैया को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से अंडे फूटे हैं। बोलती है कि अंडों को छेड़ा था माँ जी, इन्होंने ही छेड़ा था।
जब माँ केशव से डांट के पूछती है तो केशव भिग्गी बिल्ली बन के खड़ा हो जाता है, यानी कुछ नहीं बोलता है, गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। हम इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से गर्दन झुका के केशव खड़ा है। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? अब माँ का अगला सवाल कि भाई तू उतने ऊंचा छज्जे पे पहुंचा कैसे, तुम्हारी तो हाइट छोटी है। श्यामा बताती है कि चौकी पे स्टूल रख के चढ़े थे अम्मा जी। अब श्यामा हर बात बता रही है क्योंकि उसको गुस्सा आ चुका है कि इसकी वजह से अंडे फूटे हैं। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। अब केशव सोच रहा है कि मैं अकेले क्यों फंसू, इसको भी फंसाओ। वो कहता है कि तू भी तो स्टूल थामे खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। दोनों आपस में लड़ने लगे। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़ियां फिर उन्हें सेती नहीं। अब जो अम्मा डांट के कहती हैं कि केशव तू इतना बड़ा हो गया, तुमको ये बात भी नहीं मालूम है कि चिड़िया का जो अंडा होता है उसको छूना नहीं चाहिए, छूने के बाद वो गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उनको सेती नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो माँ जो कहती है, श्यामा पूछती है कि तो क्या आपका कहना है कि चिड़िया नहीं अंडे गिरा दिए? माँ कहती है कि और वो करती क्या, और ये जो अंडे गिरे हैं इसका जो पूरा पाप है, जो पूरा दोष है, जो गलती है, वो तो केशव के सिर आ गया। इसने तो 3 लोगों की जानें ले ली। केशव ने रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव कहता है कि भाई मैं तो मासूम हूँ, मेरा इंटेंशन मारना थोड़ी था, मैंने तो उसको उठा करके गद्दी पर रख दिया था ताकि उसको आराम मिले। माँ को अब हंसी आ गई, मगर केशव को कितने दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था कि इस बात पे अम्मा को तो हंसी आ गई कि ये हिफाजत करने चले थे और तोड़ा है, उनकी वजह से टूट गए। मगर केशव को जो है अपनी गलती पे बहुत समय तक अफसोस होता रहा। वो ऐसा सोच सोच करके उदास हो जाया करता था, रो भी पड़ता था कि मेरी वजह से ये अंडे फूट गए, सब कुछ सत्यानाश हो गया। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। फिर जो वहां से चिड़े और चिड़िया उड़े वो कभी भी वापस नहीं आए और इस बात का भी गम हमेशा ही उसे रहा। तो इस प्रकार हमारी कहानी खत्म होती है। प्रेमचंद जी द्वारा रचित ये कहानी, इसमें कहानी का जो सार है वो है बच्चों का मन, कि बच्चों का मन कितना इनोसेंट होता है, कितना सौम्य होता है, कितना सॉफ्ट होता है और कितने नादान होते हैं बच्चे। उसके बारे में ये पूरी की पूरी कहानी है कि ये जो है बुरा नहीं चाह रहे थे, अंडा जरूर फूट गया परंतु बच्चे उसका बुरा नहीं चाह रहे थे। बच्चों की तो ये चाहत थी कि अंडा जो है वो आराम से रहे, उसको धूप ना लगे, बच्चों को खाने के लिए मिल जाए, पीने के लिए मिल जाए। लेकिन चीजों की कमी के कारण जो उनकी सोच थी, उनको सभी चीजें मालूम नहीं थी और इसके कारण वो अंडे फिर फूट गए। तो इस प्रकार हमारा कहानी खत्म होता है। अब प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो सवाल हमने देखा था पहले ही स्लाइड में कि किस तरीके के सवाल वहां उठा करते थे। किस तरीके के सवाल उठते थे? पहला यहाँ पे है, अंडे कितने बड़े होंगे। दूसरा यहाँ पे है, किस रंग के होंगे। तीसरा यहाँ है कि कितने होंगे। चौथा यहाँ है, क्या खाते होंगे। पांचवा, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। छठा, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। सातवां, घोंसला कैसा है। इतने सारे सवाल थे इनके, लगभग 7 सवाल थे। हम इन 7 सवालों को वहां लिख देंगे। उसके बाद सवाल ये पूछता है कि उनको इन सवालों का जवाब क्यों नहीं मिल रहा था। जवाब इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वो अपने माँ बाप से इसका सवाल को नहीं पूछ रहे थे, वो आपस में पूछ के तसल्ली दे दिया करते थे। अच्छा, माँ बाप से क्यों नहीं पूछ रहे थे? तो इसलिए नहीं पूछ रहे थे क्योंकि अम्मा को जो है वो घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। इस कारणवश जो दोनों भाई बहन है वो आपस में बातचीत करके तसल्ली कर लिया करते थे, वो किसी और के पास जाया नहीं करते थे पूछने के लिए। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर क्यों रख दिए? वो इसलिए रख दिए क्योंकि उसको ऐसे लिखेंगे कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी, दाना पानी मांगकर कार्निस पर रख दिया क्योंकि उन दोनों को अंडों तथा बच्चों की फिक्र थी। इसी फिक्र के कारण उन्होंने वहां पे ये चीजें रखी थी।
केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो चिड़ियों के अंडा की रक्षा तो उन्होंने कर नहीं पाए, उन्होंने नादानी कर दी, क्योंकि उनके जो उन्होंने किया उसके कारण ही चिड़िया उन्होंने छू दिया। इस पूरे प्रोसेस में चिड़िया के अंडों की रक्षा करने की कोशिश में उन्होंने अंडों को छू दिया और चिड़िया ने अंडों को गिरा करके फोड़ दिए, और इस कारण ये उनकी जो रक्षा करने की चाहत थी वो एक नादानी में बदल गई। तो इसका जवाब हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद हम लोग कहानी से आगे कुछ प्रश्न देखते हैं। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो कैसे कैसे अनुमान लगाए थे इन्होंने कि जो है अब तो 4 दिन हो गए हैं तो अंडे से बच्चे निकल आए होंगे, या फिर इनको जो सवाल थे वो भी अनुमान में आएंगे, या फिर इन्होंने और भी जिस तरीके से अनुमान लगाए कि वो खाते क्या होंगे, पीते क्या होंगे, तो इस तरीके का अनुमान ये लगाए थे। तो इसमें लिखना यह है कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो आपके मन में क्या क्या सवाल उपजते। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर इसलिए निकल आए थे क्योंकि वहां पे जाकर के उनको क्या करना था, उनको जो है चिड़िया का घोंसला में छाया करना था, वहां पे दाना रखना था, वहां पे पानी रखना था, उनके ख्याल रखने की कोशिश करनी थी। और माँ के पूछने पर कि किवाड़ किसने खोला, श्यामा ने इसलिए नहीं, केशव ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसी ने किवाड़ खोला था, उसे पिटना था, डर था उसको। और श्यामा ने इस डर से नहीं बोला क्योंकि भैया पिट जाएंगे, और वो भैया को नहीं पिटते देखना चाहती थी। साथ ही साथ इस पूरे माहौल में, इस पूरे कांड में बराबर की दोषी वो भी थी, उसे डर था वो भी डांट खा जाएगी। तो इन दोनों ही कारणों से उसने अपने माँ को ये बात नहीं बताई। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है, तुम इसको क्या शीर्षक देना चाहोगे? आप जो भी देना चाहें, आप नादानी देना चाहें, आप नादान बच्चे देना चाहें, आप नादान चिड़िया देना चाहें, जिस भी तरीके का आपको नाम सूझता है इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद, इसके पूरे विश्लेषण को देखने के बाद आप वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न अभ्यास भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो प्रेमचंद जी ने इस तरीके से हमारे बीच इस कहानी को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बाल मन के ऊपर चर्चा की है कि बाल मन जो है कितना नादान होता है, साथ ही साथ कितना उत्सुक होता है, कितना जिज्ञासु होता है, इसको चाहने की ललक होती है, जानने की ललक होती है, हर चीज जान लेना चाहते हैं। साथ ही साथ नादान भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो इनके अंदर इम्पदी होती है, जो समरसता होती है, जिस प्रकार का प्रेम होता है इनके अंदर, जो ख्याल होता है कि चिड़िया जो है उसको दर्द हो रहा होगा, उसको मेहनत लग रही होगी, बच्चों को धूप लग रही होगी, तो ये सब चीजें जो है बच्चों में देखने को मिलती है। तो उसको बड़े ही अच्छे तरीके से प्रेमचंद जी हमारे सामने पेश करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में, अगले सत्र में हम दोबारा मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।